बिक्री कौशल, लेखक सुब्रोत बनर्जी की किताब। चैप्टर 3, सोना जमा करने की योजना। प्रायः संभावित ग्राहकों की जानकारी हमेशा अप्रत्यक्ष लोगों द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और खुले दिमाग से आप उस अवसर को सोने में बदल सकते हैं। वर्ष 1981 में मैंने पहली बार बिक्री के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय कंप्यूटर बेचना मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तभी मेरा संपर्क सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुआ और यहीं पर मैं कला, विज्ञान और सेल्स के चमत्कारों से परिचित हुआ। उस समय मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कंप्यूटर बेचता था और मेरे सभी ग्राहक ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार कंप्यूटर खरीदा था। आज के समय में सबसे कम सुविधा वाले कंप्यूटर से भी कम सुविधा युक्त 2 फ्लॉपी ड्राइव, 64 KB रैम और एक प्रिंटर वाले कंप्यूटर की कीमत उस समय करीब 4 लाख रुपए थी। मुद्दा मेरे ग्राहक व्यापारी वर्ग के खान मालिक या फिर चावल मिल के व्यापारी थे, अर्थात मेरे ग्राहक ऐसे पेशेवर लोग थे जिनके पूर्वजों ने एक व्यवसाय को छोटे रूप से शुरू किया था जो आज एक मध्यम आकार के व्यवसाय में बदल गया था। इस प्रकार नई पीढ़ी को एक रेडीमेड व्यवसाय मिला जो कि कार खरीदने, एसी उपयोग करने और कैलकुलेटर के बजाय विभिन्न और नए प्रकार के उपकरणों को प्राप्त करने के लिए रुचि रखता था। 1981 के दौरान बाजार में 2 तरह के कंप्यूटर विक्रेता थे और ये दोनों ही पूरे भारत पर राज कर रहे थे। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां थीं जो बड़ी कंपनियों के लिए कंप्यूटर बनाती और बेचती थी, तो कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां भी थीं जो छोटे कारोबारियों को कंप्यूटर बेचती थी। यह सब देखकर मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय में नया होने और वस्तु की कीमत अधिक होने के कारण कोई भी नए विक्रेता से मशीन खरीदने को तैयार नहीं था। अंततः उस समय हमें ऐसे ग्राहकों की तलाश शुरू की जो पहली बार कंप्यूटर खरीदना चाहते थे और उन्हें इस्तेमाल करने का कोई अनुभव नहीं था। हम जिन लोगों के बारे में सोच रहे थे उनके दफ्तर बड़ी जगहों पर नहीं थे। वास्तव में उनके पास अलग से कार्यालय भी नहीं थे। वह लोग अपने फैक्ट्री के एक कोने में एक टेबल पर बैठते थे, इसलिए हमारे ग्राहकों के मुख्य शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ी दूर मिलने की संभावना अधिक थी। अंततः मैं अब संभावित ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ा। मैंने खुद के लिए कुछ नियम बनाए। मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और केवल उन पेशेवरों की तलाश शुरू कर दिया जिनके पास अपनी कार थी और जिनके कार्यालयों में एसी लगे थे। जब मेरे शहर की तलाश पूरी हुई तो मैंने आसपास के छोटे शहरों की ओर रुख किया। मेरा रूटीन फिक्स रहता था। हम छोटे शहर तक पहुंचते के लिए रात को यात्रा करते, किसी जगह पर रुकते थे और सुबह तैयार होकर दिन भर रिक्शा लेते थे। जहाँ कहीं अच्छा घर या ऑफिस देखा जिसमें एसी लगा हो और दरवाजे के सामने 2 कारें खड़ी हो तो उससे मेरे ग्राहकों की सूची में इजाफा हो जाता था। सूची तैयार होने के बाद मुझे जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता थी। मुझे पता था कि अगर मुझे यहाँ के लोगों को कुछ बेचना है तो पहले मुझे उनके स्वभाव, सोचने के तरीके और उनकी भावनाओं को समझना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मेरी जानकारी का पहला स्रोत उस होटल का मैनेजर था जहां मैं ठहरा हुआ था।
मैं होटल के मैनेजर से बात करता था, उससे गप्पे मारता था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैनेजर चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया होते हैं। वे जानते हैं कि कौन कारोबार चला रहा है, किसका काम बढ़ रहा है और कौन काम बंद करने की सोच रहा है, किसे बड़ा ऑर्डर मिले हैं। इससे भी ज़्यादा वे अच्छे तरीके से जानते थे कि कौन कहाँ रहते हैं, वे क्या खाते हैं और किस चीज़ पर पैसा खर्च करते हैं। तत्पश्चात मैंने अपना ध्यान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर लगाया। ये ऐसे लोग होते हैं जो पेशेवर व्यवसायों के सभी दुखों के अवगत होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि किन व्यवसायियों को क्या समस्या है। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा रहता है कि इसके विचार किस प्रकार के हैं और किन के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। क्या कोई व्यवसायी नया कंप्यूटर खरीदने का प्रयोग कर सकता है या फिर किस व्यवसायी के पास इसके लिए आवश्यक वित्तीय और मानसिक क्षमता है, यह सब अच्छी तरह से जानते थे। बेशक इन लोगों से उतनी जानकारी कभी नहीं मिली जितनी कि मैनेजर से प्राप्त हुई। इसलिए मैं उन्हें उनके फ़ायदे की बात बताकर या उन्हें अपनी ओर से कोई नई जानकारी देकर या फिर नई नई बातें बनाकर अपने लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करता था। मैं कंपनी एसोसिएशन के अध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य और सरकारी अधिकारियों जैसे लोगों से मिलकर भी अधिक से अधिक जानकारी जुटाता था। इस प्रकार उनसे मिलकर मेरी सूची में और भी इजाफा हुआ। लेकिन इस तरह से जानकारी एकत्र करने का विचार हर जगह काम नहीं आया। जो काम दूसरे छोटे शहरों में हुआ वो बहुत आसान था, वह दिल्ली में बहुत मुश्किल था। जैसे यहाँ लगभग सभी के पास 2 कारें थी, एसी और ऑफिस भी था, लेकिन इससे उनके व्यवसाय का अंदाज़ा नहीं हो पाता था। जिस वक्त मैं छोटे छोटे शहरों में अपनी खोज में लगा हुआ था तो मेरे साथ के अन्य सेल्स एग्जीक्यूटिव जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में जमे हुए थे। उसी समय हमारे उत्साही प्रबंधकों में से एक को दिल्ली पर कब्जा करने का विचार आया। उन्होंने सेल्स टैक्स जमा करने वाले लोगों की सूची प्राप्त की और उसे हमारे साथ साझा किया। अब हमारा काम इन लोगों से मिलना और उन्हें कंप्यूटर बेचना था। लेकिन सेल टैक्स भुगतान करने का मतलब यह नहीं था कि वह कंप्यूटर खरीदेगा। हम लोग कई जगह जाते थे लेकिन हमेशा असफल होकर निराश भी होते थे। हमें कुछ सफलताएं मिली भी, लेकिन किए गए प्रयासों की तुलना में यह बहुत छोटी और महत्वहीन थी। फिर भी मैं प्रतिदिन सुबह उठकर खुद को प्रेरित करता और काम पर लग जाता। मैं रोज़ खुद से कहता था, कोशिश करने में क्या जाता है। जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा तब तक मैं कैसे जान सकता हूँ कि क्या होने वाला है। इसके बाद भी हमें कई जगह अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम निरंतर कोशिश करते रहे। जब अपनी संकल्पना और सामने वाले की ज़रूरतें आपस में मेल खाती हैं और जब उनके लिए सौदेबाजी होती तभी वास्तव में सेल्स पूर्ण होता है। सेल्स की चर्चा करने से भी कई बार नई संभावनाएं सामने आती। हमने रेलवे डिज़ाइन और मानकीकरण संगठन लखनऊ को कंप्यूटर दान किए थे, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। हमने उनके विद्युत विभाग को यह कंप्यूटर दिया था। मैंने उनके प्रमुख से भी सभी मुद्दों पर चर्चा की। मैंने उनसे यह पूछा कि उन्हें क्या समस्या है, वे कंप्यूटर से क्या उम्मीद करते हैं
इसके अतिरिक्त मैंने उनसे यह भी पूछा कि उनका पूरा संगठन कैसे काम करता है और उनके संगठन में कौन कौन से विभाग हैं। बातों बातों में उन्होंने मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगले हफ्ते मैं उस विभाग के प्रमुख से मिला। खास बात यह थी कि वह व्यक्ति बहुत खुले विचारों के थे और नई चीज़ों को आजमाने में दिलचस्पी रखते थे। मैंने उनकी समस्याओं को समझा और दोनों विभागों की समस्याओं को हल करने वाले समाधान के बारे में उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया। वह प्रेजेंटेशन उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने मुझे इस प्रेजेंटेशन को उनके सभी विभागों के प्रमुखों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरे लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं ग्राहकों को खोजने से लेकर उन्हें कंप्यूटर बेचने तक सब कुछ करने जा रहा था। पहली बार मैंने उनकी ज़रूरत को पहचाना, फिर हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान हमारे पास है। तत्पश्चात मैं उन्हें यह समझाने में कामयाब हो गया कि किस प्रकार वे कंप्यूटर के माध्यम से अपने काम को स्वचालित कर सकते हैं और कई अन्य चीज़ों को नियंत्रित और रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को कंप्यूटर बेचा था, लेकिन एक पैकेज के रूप में एक ही संगठन को एक से अधिक कंप्यूटर एक ही समय में बेचने का यह मेरा पहला मौका था। इस घटना के 10 साल के भीतर ही मुझे विप्रो की ओर से सिलिकॉन वैली जाने का मौका मिला। वहाँ मैं विभिन्न कंपनियों के साथ चर्चा करने और उनके लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजना लेने गया था। वह ऐसा समय था जब कई अमेरिकी कंपनियों को यह भी पता नहीं था कि दुनिया के मानचित्र में भारत निश्चित रूप से कहाँ है। संभावित ग्राहकों को ढूंढने की मेरी क्षमता का यह बहुत उपयोग हुआ। उस दरमियान मैंने सबसे पहले उन कंपनियों की तलाश शुरू की जिनका भारत से किसी न किसी तरह से संबंध था। वहाँ मेरी मुलाकात सिलिकॉन वैली इंडियन प्रोफेशनल एसोसिएशन से हुई। मुझे इसमें जाने और जानकारी देने का अवसर मिला और कई लोगों से मेरी पहचान हुई। मैंने उन्हें अपना बिजनेस कार्ड भी दिया। उस मुलाकात से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वह मुलाकात बेकार भी नहीं गई। उस बैठक में जिन पुरुषों से मैं मिला, उनमें से एक को एक बड़ी कंपनी के वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया था। फिर उन्होंने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया और मैं विप्रो के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेकर लौटा। कई सेल्समैन के मामले में ऐसा होता है कि जब वे अपने काम में थोड़े ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने दम पर ग्राहकों को खोजने का काम कर देते हैं। साथ ही वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नए अवसरों की खोज और ग्राहकों की तलाश करना भी बंद कर देते हैं। कई बार वे कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वाभाविक ग्राहकों की सूची से ही संतुष्ट हो जाते हैं और वे सिर्फ उन्हीं लोगों की चीज़ें बेचने की कोशिश करते रहते हैं। इसके विपरीत स्मार्ट सेल्समैन कभी भी नए ग्राहकों को खोजने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वे हमेशा ऐसी चीज़ों का पीछा करते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और दूसरी बात, उन्हें दिए गए समय से जो ज्ञान और जानकारी मिलती है वह निश्चित रूप से उनके लिए उपयोगी होती है। इसे अपनाने के लिए पहली आवश्यकता है बिना किसी शर्मिंदगी के लोगों के सामने जाना और नहीं के उत्तर पर विचार किए बिना दोबारा उसी उत्साह के साथ दूसरे ग्राहक से मिलना। बेशक सेल्स की शुरुआत आप लोगों के प्रति प्यार और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से आरंभ होता है, जिसके कारण लोगों के मन में आपके प्रति जिज्ञासा और आपकी नई जगहों के प्रति रुचि सेल्स का पहला कदम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके काम मिलने वाली खुशी। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस या चार्ल्स डार्विन को पता नहीं था कि वे अंततः महान खोज करेंगे,
अपने काम में उन्होंने जो खुशी मिली, अंततः वह उन्हें एक महान खोज की ओर ले गई। इसलिए असली सफलता काम को खुशी खुशी करने में है, ना कि यह सोचने में कि अंत में आपको क्या प्राप्त हो।